सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो पिछले जो 2-3 लेक्चर्स मैंने आपको पढ़ाए वो मैंने पढ़ाए थे अबाउट सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके फंक्शंस के बारे में, जिसमें हमने सेल वॉल पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था, फिर साइटोप्लाज्म पढ़ा था। अब हम आते हैं न्यूक्लियस की तरफ, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द जो यूकारियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, किस में प्रेजेंट होता है? यूकारियोट्स में। एंड एब्सेंट होता है किन में? प्रोकारियोट्स में। तो यूकारियोट्स एंड प्रोकारियोट्स का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था कि यूकारियोट्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। अगर यूकारियोटिक सेल लेती हूँ मैं, उसके अंदर जो ये न्यूक्लियस है, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, इसके साइड पे न्यूक्लियर एनवलप होगा, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो हमारा डीएनए है वो प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया यूकारियोट्स। प्रोकारियोट्स में क्या होते हैं? उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारा डीएनए है, या फिर उनका डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए, प्रोकारियोट्स में क्या आते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो वो इस तरह से स्कैटर होता है साइटोप्लाज्म में। दैट मीन्स कि प्रोकारियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है और न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट है? यूकारियोट्स में। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि यूकारियोटिक सेल्स। जो यूकारियोटिक सेल्स हैं, क्या हर यूकारियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट है? नहीं। कुछ कुछ सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी के जो आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, और उनका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज इतना ही होता है। तो अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, अगर एक सेल है, एक सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे आगे, जैसे साइटोप्लाज्म हमने पढ़ा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्गी बॉडीज़ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है। इन सब का जो अगर हम कहेंगे मास्टरमाइंड, वो कौन सा ऑर्गेनेल है? वो है न्यूक्लियस। कौन है वो? न्यूक्लियस। वो क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमारी बॉडी किस तरह से परफॉर्म करेगी, सब इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए टू जेड, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे स्टोर है? वो स्टोर है हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। जेनेटिक मटेरियल क्या है हमारा? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यही जो है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम, ये डीएनए का भी एक सेपरेट टॉपिक होगा, उसमें भी वो भी एक लेंथी टॉपिक हो जाएगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो जो डीएनए है उसके अंदर जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी वो स्टोर है। तो इसका मतलब जो एक किस्म का बॉस कौन है सेल का? वो है न्यूक्लियस। उसके बगैर जितना भी सेल का जो मेटाबॉलिज्म है, सेल का जो ग्रोथ है, वो कौन कंट्रोल करता है? वो भी न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। सेल का जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है वो भी न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो सेल जो है, एक पेरेंट है, अगर एक पेरेंट है, पेरेंट से जो उसके जो बच्चे हैं, आप देखोगे कि जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे भी होते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से? वही इसी डीएनए की वजह से, क्योंकि जो पेरेंट्स के पास डीएनए है वो पास ऑन हो रहा है किन किन को? बच्चों को। फिर बच्चों के बच्चे, मतलब जनरेशन टू जनरेशन ये पास ऑन होता जाएगा। मतलब हेरिडिटरी जो मटेरियल है वो किस में है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी सेंसिटिव, काफ़ी जो कहते हैं ना, सब जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ किस में है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इसको अच्छे से डिटेल में हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये मैंने डायग्राम बनाई है इसकी न्यूक्लियस की। तो अब आप देख लो, ये मैंने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। पहले हम बाहर से आते हैं, फिर अंदर की तरफ हम एंटर होते हैं। अगर आप देखोगे बाहर वाला स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में लिखते जाऊंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर कहते हैं एनवलप, या फिर इसका तीसरा नाम है कार्योथीका। तो 2-3 नाम है इसके न्यूक्लियर, जिसकी आउटर कवरिंग है। तो पहले हम मैं डिफाइन करूंगी इसका स्ट्रक्चर, फिर हम डिटेल में जाएंगे। तो
उसके बाद देख लो आप, फिर और एंटर हो जाओ आप नंबर सेकंड जो है वो क्या है, इसका जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म आपने पढ़ा होगा, जो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था अबाउट साइटोप्लाज्म के बारे में, वो था सेल का प्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड था उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियस के प्लाज्म की, न्यूक्लियस के फ्लूइड की, तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। नंबर थर्ड, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे, इस तरह से बिल्कुल ऐसे टेढ़े मेढ़े, कोई मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से ऐसे करके हैं, तो इसको कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन। पहले मैं यहाँ पे लिखूंगी, फिर बाद में एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगी। नंबर 4, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपने देख लिया, फिर आपने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म में आपने देखा क्रोमेटिन प्रेजेंट है। फिर एक और चीज़ यहाँ पे आपको नजर आएगी, दिस वन, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस, या फिर इसको कहते हैं लिटिल न्यूक्लियस, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस की शेप का है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। तो अगर आप देखोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो दिस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, आप देख लो, ये देखो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने देख ली ये है। दूसरा हम देखेंगे ये जो स्पेस है इसके बीच में, ये इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। उसके बाद इसके साथ एक और स्ट्रक्चर अटैच है, ये इसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिला। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियर लैमिला। इस लैमिला का क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को एडिशनल सपोर्ट देता है, मतलब मेम्ब्रेन तो है लेकिन ये जो है इसको साथ साथ में एडिशनल सपोर्ट भी देता है, ठीक है, हो गया ये। और क्या आपको चीज़ नज़र आ रही है, और हमें नज़र आ रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये तो इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम्स। इनका भी एक सेपरेट टॉपिक होगा राइबोसोम्स का, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप अभी ये याद रख दो कि जो आउटर मेम्ब्रेन पे जो स्ट्रक्चर हैं, इन पे जो आउटर मेम्ब्रेन है इसकी न्यूक्लियर की, या फिर न्यूक्लियर एनवलप की, या कार्योथीका की, इसके ऊपर चिपके होते हैं ऐसे राइबोसोम्स। हो गया ये। और कुछ आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, यस, दीज पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स। तो ये जो पोर्स है यहाँ तो आपको 4 या 5 नजर आएंगे, लेकिन ये कितने होते हैं, एक न्यूक्लियस में 3 अप टू 3000 टू 4000 होते हैं ये। In a nucleus there are 3000 to 4000 nuclear pores, and what is the function of these pores? इनका फंक्शन ये है, देखो मैंने कहा कि सेल के अंदर जो एक बॉस है वो कौन है, वो न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन मैन्युफैक्चर होता है। जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में रेप्लिकेशन के बारे में, जो कि डीएनए का है टॉपिक है, फिर ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, प्रोटीन किस तरह से बनता है। तो जब ये बनता है तो ये यहाँ तक ही मतलब लिमिट नहीं होता, ये मूवमेंट करेगा ना, क्योंकि ये जहाँ पे बनेगा तो इसको आगे पीछे भी जाना है। यहाँ तो ये, हाँ, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ से पास कुछ नहीं होता है। मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जो काफ़ी लार्ज प्रोटीन्स होते हैं, जिनको कि बाहर निकलना होता है, यहाँ से वो नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ब्लॉकेज है। तो न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर्स है, जो मैंने कहा कितने हैं, इतने पोर्स हैं, यहाँ से वो जाते हैं, यहाँ से ये भाग जाते हैं बाहर। तो क्या बोल रही थी मैं, न्यूक्लियर पोर्स के बारे में बता रही थी मैं, ओके, हो गया ये। अब आता है सेकंड, न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियोप्लाज्म, ये देखो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको ये याद रखना है, ये फ्लूइड है, दिस इज फ्लूइड जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है, क्रोमैटिन। अब ये क्रोमैटिन क्या होता है, बेसिकली जो मैं अभी आपको बोल रही हूँ, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, जो जिसकी वजह से जो पास ऑन होती है जनरेशन में, हेरिडिटरी मटेरियल जो है वो यही है बेसिकली। अगर हम इस थ्रेड को मैं यहाँ पे लाऊं, इस थ्रेड को मैं यहाँ पे लाऊं और उसको मैं जूम करके देखूं, बिल्कुल जूम करके देखूं, तो आपको वहाँ पे, जब आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे देखोगे, वहाँ पे आपको डीएनए नज़र आएगा,
डीएनए नज़र आएगा, न्यूक्लियोटाइड्स नज़र आएंगे। तो ये मैं डीएनए के टॉपिक में आपको बता दूंगी इसका स्ट्रक्चर वगैरह। अभी आप देख लो कि जो क्रोमेटिन है बेसिकली वही जेनेटिक मटेरियल है हमारा। तो अब आप बोलोगे कि हमने इस तरह के स्ट्रक्चर भी देखे हैं ये, तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसको हम कहेंगे क्रोमोसोम और इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। लेकिन दोनों जो हैं वो क्या उनके पास क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ये जेनेटिक मटेरियल है। तो इसका फ़र्क मैं आपको बताती हूँ इस तरह से। देखो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है, या ह्यूमन की बात क्या कर रही हूँ मैं, हर किसी लिविंग सेल्स में सेल्स जो हैं डिवाइड होते जाते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा सा बच्चा किस तरह से बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेल्स है वो डिवाइड हो रहे होते हैं। तो जब सेल एक डिवाइड होता है तो उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उसके पास 100% उसका जो जेनेटिक मटेरियल है बिल्कुल वैसी एग्जैक्ट कॉपी उसको ट्रांसफ़र करनी है टू द डॉटर सेल्स। डॉटर मीन्स यहाँ वो लड़की नहीं, मतलब डॉटर सेल्स मीन्स कि सेल्स, डॉटर सेल्स जो डिवाइड होके ऐसे, अगर ये सेल है तो ये डिवाइड होके इनको कहेंगे डॉटर सेल्स। तो इस सेल में जितने भी इंफॉर्मेशन है वो दोनों में, ऐसा नहीं होगा अगर इसमें 100% है इसमें 50% जाएगा। ये मैं बात कर रही हूँ माइटोसिस की, इसका भी सेपरेट लेक्चर है होगा। अभी मैं फिलहाल आपको एक थोड़ा बहुत मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ लाइंस, ताकि आपको समझ में आ जाए। हमारा था क्या था, हमें बेसिकली इसका क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम का डिफरेंस थोड़ा देखना था। तो यहाँ पे ये डिवाइड हो गई, तो यहाँ पे भी वही कॉपी होगी, यहाँ पे भी सेम वही कॉपी होगी। जैसे फोटो स्टेट हम करते हैं ना पेज का, तो कितनी कॉपीज़ हम बनाते हैं, तो सेम होता है ना, जो एक होता है ओरिजिनल, तो फिर बाकियों का भी बिल्कुल वही छपा होता है। सेम यहाँ पे यही होता है, प्रोसीजर होता है। अब देखो क्या होता है, अब जब सेल डिवाइड होने वाला होता है तो अलग अलग स्टेजेस होती हैं उसमें। अभी ये जो सेल बिल्कुल डिवाइड होके तैयार हो गए, ये इस सेल की मैं बात करी, ये मैं यहाँ पे ला रही हूँ। इस सेल के अंदर इस टाइम जो ये होगा जेनेटिक मटेरियल होगा वो इस तरह से होगा जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है। अब इस सेल की भी डिवीजन होने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से निकल के आया डिवाइड होगी तो उसी टाइम डिवाइड होगा। थोड़ा बहुत टाइम लगता है, वो हम माइटोसिस में पढ़ेंगे। जब थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो ये जो होता है क्रोमेटिन, ये थोड़ा सा कंडेंस होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, कंडेंस होने लग जाता है। और एक फिर जब इस स्टेज पे पहुंचता है तो ये इस तरह से कंडेंस हो जाता है, ठीक है। अब आपको फ़र्क दिख रहा है, सेम चीज़ है। ये समझ लो एक धागा है जो बिल्कुल इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, बाद में हमने उसका वो बना दिया, इस तरह की शेप बना ली। तो ये क्रोमोसोम हो गया, ये क्रोमेटिन हो गया। तो ये जो स्टेज है इस टाइम ये बिल्कुल इंटरफेस पे है, ये एक स्टेज है माइटोसिस की स्टेज, इंटरफेस। उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम की सेल का जो अंदर से ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस शेप में प्रेजेंट होता है। तो इस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है डीएनए प्रेजेंट है, हिस्टोन्स प्रेजेंट है, हिस्टोन्स प्रोटीन्स है, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, तो ये ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो ये हो गया क्रोमेटिन। आपको समझ में आया कि क्या चीज़ है क्रोमेटिन। तो इसी के अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर होता है। और फिर लास्ट है न्यूक्लियोलस। तो ये देखो न्यूक्लियोलस, तो यहाँ पे तो एक दिखाया मैंने, लेकिन कुछ सेल्स में वो एक से ज़्यादा सेम न्यूक्लियस की भी ऐसी कंडीशन है कि नॉर्मली जनरली ये एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल्स में जहाँ पे जिस सेल को परफॉर्म ज़्यादा करना होता है, जिस सेल में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, जिस सेल को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसमें न्यूक्लियस बहुत होते हैं। तो जनरली एक होता है, तो वैसे ही न्यूक्लियस की बात है। तो इस न्यूक्लियस को लिटिल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। और ये जो न्यूक्लियोलस है ये बनाता है राइबोसोम्स। जो मैंने आपको यहाँ बताया ये राइबोसोम, ये हम पढ़ेंगे, इसका सेपरेट एक लेक्चर होगा। तो आप ये याद रखो कि न्यूक्लियोलस का काम है टू मैन्युफैक्चर, टू प्रोड्यूस राइबोसोम। तो ये हम जब ट्रांसक्रिप्शन हम पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे रोल ऑफ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस राइबोसोम, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक, इसका स्ट्रक्चर। तो इसके बाद आता है फंक्शंस।
तो देखो, जब मैं आपको ये साथ साथ पढ़ा रही थी तो मैंने इसके साथ साथ आपको फंक्शंस भी बता दिए। तो पहला मेन फंक्शन यही है कि ये जो है कंट्रोल करता है जितने मतलब जो हेरिडिटी मटेरियल हमारा ये पास ऑन होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियस की वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, वो सब। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई आपको बताना कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक तो ये प्रेजेंट है, एंजाइम्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि जितना भी सेलुलर प्रोसेस यहाँ पे जितना भी प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उसमें एंजाइम, क्योंकि एंजाइम तो लगते ही हैं, कहीं पे भी कुछ प्रोसेस हो रहा है एंजाइम का लगना बनता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो टाइम को कम करती है, जहाँ पे 1 घंटा लगेगा वहाँ पे 2 मिनट लगेंगे। तो एंजाइम्स में, और इसके अंदर है न्यूक्लियोटाइड्स, और इसके अंदर है न्यूक्लियोटाइड्स। देखो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है, देखो देखो न्यूक्लियोटाइड्स का क्या काम है। न्यूक्लियोटाइड्स का देखो, ये डीएनए है हमारा, ये हमारा डीएनए है। जब ये रेप्लिकेट होता है, रेप्लिकेट मीन्स इसकी भी कॉपीज बनती है। जब जिस तरह से मैंने आपको बताया सेल डिवाइड 2 में हो रहा है, उसी तरह हमारा जो डीएनए है ये भी 2 में डिवाइड होगा। तो ये देखो, ये इस तरह से ये अलग स्ट्रैंड बनेगी, इसकी अलग यहाँ पे स्ट्रैंड बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, किसकी व्हाट इज मिसिंग हियर? यहाँ पे मिसिंग है इसकी दूसरी स्ट्रैंड और इसकी दूसरी स्ट्रैंड। तो अब ये कहाँ से दूसरी स्ट्रैंड लाएगा? मतलब हवा से तो नहीं आएगी, इसके लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए इसको ताकि ये स्ट्रैंड बनाए। तो बेसिकली अगर हम ये इसको भी देख लें माइक्रोस्कोप से, अच्छे से देखें जूम इन करके, तो ये न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की बनी होती है। दैट मीन्स कि दूसरे स्ट्रैंड के लिए क्या चाहिए हमें? व्हाट इज रिक्वायर्ड हियर? न्यूक्लियोटाइड्स आर रिक्वायर्ड। तो वो कहाँ से हमें मिलेगा? वो हमें मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये प्रेजेंट है और ये यहाँ पे आएंगे अपने टाइम पे, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे, और ये इस तरह से क्या बनाएंगे? सेकेंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे ये दूसरी स्ट्रैंड ऑफ बनाएंगे। तो आपको समझ में आया कि जो रॉ मटेरियल है या फिर एंजाइम्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जो मैंने आपको एक एक टॉपिक बताया, जैसे राइबोसोम बताया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बताया, न्यूक्लियोलस बताया, डीएनए वगैरह सब, इसका हर एक का सेपरेट टॉपिक बनेगा जो हम आगे इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो फंक्शंस में भी यही सब आता है कि ये कंट्रोल करता है सेल की ग्रोथ, सेल की मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी मटेरियल जो है स्टोर है इसमें, रेप्लिकेशन, वो सब इसी जो मैं पढ़ा रही थी साथ साथ में वो मैं कवर कर रही थी। सो ये था आज का लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।